फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हिंदी में, आप लोग कंफर्टेबल कि इंग्लिश? हिंदी। देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं अपनी यूनिवर्सिटी सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जहां पे आप लोगों ने एक नोबल कोर्स को प्रेफर किया है ना। लाइक कुछ यहाँ पे बीपीटी के स्टूडेंट हैं, कुछ बीएमएलटी हैं, कुछ बीएक्सआरटी हैं, और तीनों ही कोर्स अपने आप में बहुत वैल्यूबल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके हेल्थ सेक्टर में, ठीक। क्योंकि बिना आप लोगों की मदद के कोई भी कितना भी अच्छा डॉक्टर है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक। तो आपके कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आप कभी मत सोचिएगा कि हमेशा एमबीबीएस वाला ही आप सुपीरियर हैं। विदाउट आपके सपोर्ट एमबीबीएस वाला कुछ नहीं कर सकता, ठीक। सबकी वैल्यू है, ऐसा नहीं कि वो चीज़, ठीक। तो अभी पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ, मैं डॉक्टर मोहित श्रीवास्तव, फॉर्मर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, और ह्यूमन एनाटमी में आपका कोर्स सब्जेक्ट लूँगा, ठीक है। फॉर्मली मैंने इंडियन टीम में भी रिप्रेजेंट किया है ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली 2010, और कई सारे नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में भी मैं एमपी टीम का स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट रहा हूँ। खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, खेलो यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज एक जनरल इंट्रोडक्टरी क्लासेस आपके लिए हम मैं और आयुष सर लेकर आए हैं, और थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें आपसे भी मैं पूछूंगा। सेम टाइम पे आप भी मुझे कुछ बताना। आप में से कितने, खासतौर से मैं अभी बीपीटी की बात करूं, तो कितने लोग अपने फील्ड से रिलेटेड जानकारी रखते हैं? मतलब व्हाट इज फिजियोथेरेपी? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फिजियोथेरेपी, तो कौन इसकी WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेफिनेशन जो बताई गई है वो बता सकता है, या आपको जो भी पता है फिजियो, कोई बता सकता है आप में से? एनीवन? तो फिर आपने कोर्स ऑप्ट कैसे किया? जब आपको फिजियोथेरेपी के बारे में पता नहीं तो कैसे आपने ऑप्ट किया इस कोर्स को? कितने स्टूडेंट फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट है यहाँ पे? कायजिस, आप में से किसी को नहीं पता व्हाट इज फिजियोथेरेपी? किसी ने जबरदस्ती करके एडमिशन दिला दिया क्या? चलो, वेल, फिजियोथेरेपी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, और आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपने देखा जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, आप देखिए ऐसा कोई सिंगल घर नहीं है जहां पे किसी को कंधा, कमर, घुटना दर्द, या तो ये, या फिर अगर हम बात करें डेली लाइफ स्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस प्रॉब्लम, ठीक, एंजाइटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, ये सारी इसके द्वारा, इससे संबंधित कई सारी बीमारियां, ठीक, तो सब घर में है लगभग, तो सबको जरूरत पड़ रही है। और अच्छी बात क्या है कि अब ये सिर्फ शहरी लोगों को जरूरत नहीं है, इवन गांव में, टाउन में, सब जगह डिमांडेड है, ठीक है ना। तो फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं कि हम पहले, आज से 10-15 साल पहले हमें बताना पड़ता था व्हाट इज फिजियोथेरेपी लोगों को। अगर आप कहते थे कि हम भाई मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहा हूं और मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनने वाला हूं, तो लोग पूछते थे ये है क्या। बट आज की सिनेरियो में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको बहुत ईजिली, अगर आप बोलते हो कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं, तो इवन वो आपसे बहुत खुश होगा कि चलो एक फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी बात हो रही है, तो लाओ मैं अपना क्वेश्चन, कुछ मेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं पूछ के इनसे, है ना। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में ह्यूमन वेलबींग को फिट रखने की केस में, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा हम बात करें कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस, जहां पे हम पेशेंट को असेस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट, उसको वापस फंक्शनली रिस्टोर करते हैं। फंक्शनली रिस्टोर का मतलब कि जैसे अगर सपोज दैट हम बात करते कोई पैरालाइज पेशेंट है, ठीक है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ, आपने देखा होगा लकवाग्रस्त मरीज को, आप में से लगभग सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी बीच देखा होगा। लकवा क्या होता है? एक प्रकार का सेंसेशनल ब्रेक हो जाता है दिमाग और शरीर के बीच में, जो ब्रेन और बॉडी के बीच में एक सामंजस्य होता है, वो ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आपको धीरे धीरे पता चले।
तो उसकी वजह से क्या हो, पेशेंट प्रॉपर ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है। एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स या सर्जन या फिजिशियन क्या करेंगे, दवा देंगे, ठीक, सो दैट कि उसकी हेल्थ नॉर्मल, उसका बीपी लेवल नॉर्मल रहे। लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो उसको दोबारा चला सकता है, ठीक है। तो आपका रोल बहुत बहुत अहम रोल है, ठीक है। सेम टाइम पे इसीलिए हमने क्या कहा, वापस चला देना, तो इसको फंक्शनली रीस्टोर करना, वापस उसको कार्य रूप में ढालना, ठीक है। तो ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, ठीक है। सब समझ रहे हो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही शब्द? अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें हमें सर क्या क्या पढ़ना है। फिजियोथेरेपी कोर्स में आपकी जो स्टडी है जस्ट लाइक एमबीबीएस कोर्स में होता है, मतलब आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी और आपको ऑप्स, गायनी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम इसके आपको इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी भी करना है, पढ़ना है, मतलब हम ज़्यादा पढ़ते हैं। और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आदमी तभी कह सकता है या आप बन सकते हो जब तक आपको ह्यूमन एनाटमी मीन्स आपको मानव शरीर की संरचना के बारे में कायदे से पता ना हो। संरचना का मतलब उसमें आपका बोन्स, मसल्स, आपके इंटरनल विसरल ऑर्गन जिसे कहते हैं अंदरूनी अंग, सबके बारे में। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप पेशेंट को प्रॉपर असेस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर उसको डायग्नोज नहीं कर पाओगे, क्या कंडीशन है, कौन सी मसल्स कहाँ से ओरिजिन, कहाँ से इंसर्ट, उसका क्या फंक्शन, उसके खराब हो जाने से क्या एक आपको समस्या आएगी। ये जब तक आपको प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे, प्रॉपर थरो नॉलेज नहीं होगी, तो आप यू विल नॉट बिकम अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। सो आपको क्या करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली अटेंड करना है ना। सभी सब्जेक्ट अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ एक आध सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बिना फिजियोथेरेपी अधूरी है, और वो है एनाटमी, फिजियोलॉजी, ठीक। अगर आपको इन दो पे कमांड नहीं है, आप बहुत अच्छा आपको नॉलेज है इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी का, आप उसको मतलब अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं अप्लाई कर पाओगे? क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मसल्स कहाँ पे हमें मशीन को लगाना है ना। आपने देखा होगा, अगर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को काम करते देखा है? किसी ने देखा अभी तक? आपने देखा है ना, देखा होगा मशीनें लगाते हैं कुछ, है ना, या कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, वो तभी करा पाएगा, तभी अप्लाई कर पाएगा मशीन जब तक वो प्रॉपर उसके बारे में जानकारी ना हो, है ना। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये भी आपको बता दिया। अच्छा, अब इस कोर्स को करने के बाद हमारे फ्यूचर में क्या क्या आपको क्या कहते हैं स्कोप है? सर विक्रांत सर का कॉल आ रहा है। स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीपीटी आप कई सारी, मतलब आपको पीजी करना है। पीजी में आपके स्पेशलाइजेशन जिसे कहते हैं, जैसे एमबीबीएस करने के बाद देखा होगा एक एमडी बनता है, एक एमएस बनता है, देखा होगा, है ना। कैसे कहते हैं ये अस्थि रोग विशेषज्ञ मीन्स हड्डी का डॉक्टर है, कैसे कहते हैं कि ये गायनी है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कैसे कहते हैं ये हार्ट के डॉक्टर। इस पर तो ऐसे ही स्पेशलाइजेशन हम लोगों को भी करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। इसमें अलग अलग फील्ड होती है, जैसे आपके मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो, जिसको न्यूरोलॉजी, स्पोर्ट्स, कार्डियो, रिहैब, कई सारी मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की टीम के साथ काम कर सकते हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पे काम कर सकते हो, खुद का अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो स्कोप बहुत अच्छा है, बशर्ते आपको अपनी फील्ड के बारे में अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है आपको अब तक में तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, स्पेशली फिजियोथेरेपी को इसलिए क्योंकि बीएमएलटी सर बताएंगे, क्योंकि एक्सपर्टाइज सर को इसमें है। एनी डाउट? क्लियर है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं पूछूंगा, तो फिर तुम लोगों को बताना पड़ेगा। सारी चीजें क्लियर हो गई ना, जितना सर ने बताया? ठीक है, हाँ प्लीज। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल मींस भौतिक चिकित्सक। भौतिक क्यों हम शब्द यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रो मींस लाइट, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, और हम करंट जो लेते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, हम कुछ मशीन को यूज करते हैं, और मशीनों में होते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो वो मॉडिफाई करते हैं करंट को,
और पेशेंट को मॉडिफाई करंट अपने पेशेंट को अप्लाई करते हैं। वो करंट का लेवल जो होता है ना बेटा, वो मिली एम्पियर्स में होता है, सो दैट कि पेशेंट वो इजीली एब्जॉर्ब कर सके अपनी बॉडी में। तो भौतिक चिकित्सक का मतलब ही यही है कि ऐसा चिकित्सा पद्धति जो बिना दवा, बिना सर्जरी, हम फिजिकल मीन्स चाहे वो लाइट के थ्रू हो जाए, चाहे आपका साउंड के थ्रू हो जाए, चाहे आपका क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं ना, चाहे आइस वाटर किसी भी थ्रू, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है ना, तो इसको भौतिक चिकित्सक भी कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को। ठीक है, जिसका हिंदी का वर्ड है। ठीक है, एनीवन एल्स? एक क्वेश्चन, एक डाउट और दूर कर दूं। बहुत से लोगों ने अक्सर पूछा कि यार सर बीपीटी करने के बाद मैं डॉक्टर, या डॉक्टर का बड़ा क्रेज रहता है। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट लॉ, हम लोग ऑथराइज नहीं है बीपीटी वाले, अनटिल अनलेस आप पीजी या क्या कहते हैं पीएचडी है ना कर लें। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में। उसका रीज़न क्या है, क्या होता है, अभी आप एमबीबीएस क्या कर सकते हो ऐसे, उसके आपको एक चैनल है, मतलब नीट के थ्रू ही जा सकते हो। हमारे समय में पीएमटीज होते थे और अदर स्टेट के भी होते थे, है ना, तो उसके थ्रू। लेकिन अभी आप क्या है कि आप यहाँ पे ऐसा कोई काउंसिल तो है नहीं अपना, है ना, तो इस वजह से ये एक इशू है। लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन एंड कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू विल बिकम अ डॉक्टर। यू कैन ऑथराइज टू राइट प्रीफिक्स डॉक्टर। ठीक है ना, समझ में आया? एनीथिंग एल्स? सॉरी, हाँ नहीं, बट इंडिया है, लोग लिखते रहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने आपसे सबसे पहला वर्ड बोला था, एसेस करता है। और जो एसेस करता, एसेस का मतलब डायग्नोज करना, उसका पता लगाना। तो जो एसेस करता है वो डॉक्टर एलिजिबल हो जाता है, ऐसा है। लेकिन चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसा है कि वो डायरेक्ट अभी नहीं लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, यू विल बिकम, यू कैन ऑथराइज टू राइट अ डॉक्टर्स। और कोई डाउट? नहीं? ठीक है सर, प्लीज। वैसे तो सर ने लगभग आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, और सर को तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं तो सर से काफ़ी जूनियर हूँ, लेकिन अब है कलीग एक्चुअली में। थोड़ा सा और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूंगा फिजियोथेरेपी वालों के लिए। जैसे ये बच्ची पूछ रही थी अभी कि क्या फिजियो का मतलब क्या है और थेरेपी का मतलब क्या है। इसका अगर शुद्ध हिंदी में अगर अपन लोग इसका मतलब समझें और किसी ऐसे व्यक्ति को हमें समझाना हो जिसको बेहतर समझना हो, तो उसको ऐसे बोला जाता है, ऐसी थेरेपी जिसको हम मैनुअल तरीके से अपने हाथों से जो थेरेपी देते हैं ना, वो होती है फिजियोथेरेपी। मेन तो फिजियोथेरेपी में जो है वो अपनी हाथों का ही खेल है। आप किस तरीके से पेशेंट की नब्ज पकड़ सकते हो, ये आपकी मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो होती है ना, वो है। अगर आपने पेशेंट की नब्ज पकड़ ली, अब आपके हाथों का ही खेल है। बाकी मशीनरी वगैरह का यूज़ होने लगा है, क्योंकि हर फील्ड में डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। किसी भी फील्ड में आप लोग जाओगे, हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो रही है। चाहे आप फिजियोथेरेपी में जाओ, चाहे आप एमएलटी डिपार्टमेंट में जाओ, या बीएक्सआईटी, एक्सरे वगैरह, या रेडियोग्राफी वाली किसी भी लाइन में जाओ, आ रही ना इम्प्रूवमेंट। पता होगा आपको, हड्डी जोड़ने के लिए पहले पंच लगा देते थे, लकड़ी बांध देते थे, होता था। आजकल प्लास्टर लगा देते हैं, और अगर और ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है तो ऑपरेशन करके अंदर से रॉड डाल देते हैं, बोल्ट लगा देते हैं, कीले लगा देते हैं, कई सारी चीज़ें लगा दे रहे हैं ना। पता होगा कितनी ज़्यादा दिन पे दिन तरक्की हो रही है, पहले नहीं हो पाती थी शायद इतनी। मेडिकल प्रोफेशन कितने आगे बढ़ गया है, पता होगा आप लोगों को, देख रहे हो दिन बाई दिन। अब आप लोग ऐसे समझो कि ये तो फिजियोथेरेपी की बात हो गई है। फिजियोथेरेपी क्या कहते हैं, एमएलटी डिपार्टमेंट वालों ने भी समझ लिया होगा कि ये फिजियोथेरेपी। अब बात आती है कि इनका क्या काम होता है। जो बीएमएलटी वाले होते हैं या जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, इनका काम क्या होता है। आपने ना 3 शब्द सुने होंगे, एमएलटी डिपार्टमेंट वालों ने 3 शब्द सुने होंगे। एक होता है पैथोलॉजिस्ट, एक होता है टेक्नोलॉजिस्ट, और एक होता है टेक्नीशियन। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि ये तीनों वर्ड जो हैं ये एक जैसे हैं?
तीनों मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस क्या है तीनों में, ये आपको इस चीज़ की जानकारी है क्या कि तीनों में क्या डिफरेंस है? पता है क्या किसी को? नहीं पता है? क्या आप लोग BMLT करके या MMLT करके या कोई भी इस तरीके की डिग्री करके क्या आप अपने आप को एक पैथोलॉजिस्ट बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? क्या टेक्नोलॉजिस्ट बोल सकते हो क्या? अरे फिर भी मना कर दिया। टेक्नीशियन बोल सकते हो क्या? टेक्नीशियन में भी मना कर दिया। तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? अब आप बेसिक से समझो कि आप हो क्या एक्चुअल में। अब आप अपने आप का अनुमान लगा लेना कि तुम क्या हो। सबसे पहले अपन आते हैं सबसे छोटे वर्ड पे, जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन कौन होता है? टेक्नीशियन, अगर जैसे मैं ये पूछूं पैथोलॉजी में टेक्नीशियन हूं, तो आप पैथोलॉजी में टेक्नीशियन कब रहेंगे? जब आप या तो DMLT किए हो या BMLT किए हो। आपको बेसिकली स्ट्रक्चर, जो इंस्ट्रूमेंट है, पैथोलॉजी का स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, आपको उस चीज़ की जानकारी है, उन सभी क्षेत्रों के बारे में, कार्यशैली के बारे में जानकारी है, तो आप एक टेक्नीशियन कहलाएंगे। इसके लिए आपके पास BMLT या DMLT की डिग्री, डिप्लोमा डिग्री होना आवश्यक है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है? टेक्नीशियन हो गया, टेक्नोलॉजिस्ट क्या है? टेक्नोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसने BMLT किया हो, इसके साथ MMLT किया हो, जो होता है मास्टर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जिसने मास्टर्स किया हो, जिसको BMLT करने के बाद लगभग 2 सालों का अनुभव हो, वो कहलाता है टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसको मशीनरी, मैनेजमेंट और उससे ऊपर की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, वो कहलाता है टेक्नोलॉजिस्ट। फिर आती है बात कि पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? पैथोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसने पहले MBBS किया हो और मास्टर्स किया हो, यानी MD की हो पैथोलॉजी में, वो कहलाता है पैथोलॉजिस्ट। तीनों चीज़ों में डिफरेंस कर लिया। अब आप क्या हो? क्या हो अब आप लोग बताओ, क्या कहलाए अब? अभी आप लोग जैसे ही BMLT पास कर लोगे तो आप एक टेक्नीशियन रहेंगे। 2 साल के अनुभव या BMLT के बाद MMLT कर लेते तो फिर आप टेक्नोलॉजिस्ट कहलाने लगेंगे। समझ आई बात? बेसिकली BMLT में या MLT के किसी भी कोर्स में करते क्या है, प्रोफाइल क्या होती है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है? हमारा काम ये होता है कि शरीर में जितने भी, बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड हैं, सबसे बड़ा फ्लूइड क्या है बॉडी में? सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड, अगर जो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्या है? ब्लड, रक्त, खून, वही है ना सबसे इंपॉर्टेंट। हो, अगर रक्त नहीं तो कुछ नहीं, अगर रक्त नहीं होगा तो कुछ होगा क्या बॉडी में? कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक तो मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो फंक्शन रहेगा ना पूरी हमारी जॉब लाइफ टाइम के लिए, जो हमें जिस पे वर्क करना रहेगा, वो रहेगा ब्लड। अब ब्लड क्यों रहेगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट, जो दूसरे जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं वो है बॉडी के वेस्ट। बॉडी के वेस्ट समझते हो ना, बॉडी में जो वेस्ट निकल रहे हैं, जैसे यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, कफ हो गया, ये सारे वेस्ट है ना बॉडी के, इनका कोई यूज तो नहीं है। स्वेट हो गई, पसीना हो गया, ये वेस्ट है, इनका कोई स्टोर करके रखते हैं क्या? कोई यूज है क्या इनका? कोई यूज नहीं है, ये बॉडी के वेस्ट हैं। बॉडी की जो फंक्शनिंग हो रही है, फंक्शन जो बॉडी में वर्क कर रहे हैं, आप अगर उनको समझो कि ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या क्या बॉडी में क्रियाएं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, अगर आप इनको जब समझने के लिए बैठोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये ना आपके अंदर चल रहा है, ये आपकी बॉडी में चल रहा है और आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्टिंग होती है ना चीजें। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज बताई मैंने कि अगर आपने अपने हृदय को बहुत देर तक दबा के रखा तो दर्द होने लगेगा, तो ये आप ऐसा फील कर पा रहे होगे ना, ऐसा आपने कभी महसूस भी किया होगा कि हाँ मैंने एक बार अपना सीना दबाया था तो मुझे दर्द होने लगा था। वहीं मैं आपको ये चीज बताऊं कि हिमालय पे बर्फ पिघल रही है, तो आपने कभी देखी है क्या हिमालय पे कैसे बर्फ पिघल रही है? रिलेट कर पाओगे क्या? जो चीजें आप एट प्रेजेंट अपनी रिलेट कर पा रहे हो ना, उन चीजों को पढ़ने में, समझने में, याद करने में बहुत आसानी रहती है, ईजी पड़ता है।
अब आप लोग ऐसे समझो कि BMLT की जब आप लोग कोर्स करोगे, इस दौरान हमें किन किन चीज़ों की, किन किन के अलग अलग जैसे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, 4 सब्जेक्टों में डिवाइड कर दी है पूरी आपकी कोर्स को। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो भी आप एक बार समझ लो। सबसे पहले तो आपका जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो आपका बायोकेमिस्ट्री। सुना है आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री? 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये तो पता है ना। बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके बारे में। फिर आपका दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है आपका हेमेटोलॉजी। क्या है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में, बॉडी में जो सेल्स हैं, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में, बेसिकली ब्लड के बारे में हम टोटल स्टडी करते हैं हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। फिर जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है आपका कौन सा? जब थर्ड आप सब्जेक्ट पे आओगे तो वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी। सुना है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में? माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजी में आपको बेसिकली जो ऐसे सूक्ष्म ऐसे जीव जंतु हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत लगती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत लगती है। जिनको देखने के लिए, जिनके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसके लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं किस सब्जेक्ट के अंतर्गत? माइक्रोबायोलॉजी। जो लास्ट सब्जेक्ट आता है वो है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट हैं टोटल। हिस्टोलॉजी में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो हिस्टोलॉजी खुद ही है, दूसरा होता है आपका एनाटॉमी, और तीसरा होता है इसी के अंतर्गत फिजियोलॉजी। जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ना, तो आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे। सेकेंड ईयर में आपकी फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी खत्म, केवल आप फिजियोलॉजी आपकी फर्स्ट ईयर में रहेगी, एनाटॉमी आपकी फर्स्ट ईयर में रहेगी। जैसे ही सेकेंड ईयर में आओगे तो ये सब चीजों का मिश्रण हो जाता है और बन जाती है केवल एक हिस्टोलॉजी। अभी फर्स्ट ईयर में भी सब्जेक्ट का नाम हिस्टोलॉजी रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत आपको एनाटॉमी भी पढ़नी रहेगी और फिजियोलॉजी भी, जिसके अंतर्गत आप बोन्स के बारे में और ऑर्गन्स के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ोगे। समझ आई बात? समझ आया तुम लोगों को? फिर धीरे धीरे आप जब फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, उसकी चीज़ बताते हैं। सेकेंड ईयर में जब आप लोग जाओगे तो फिर होता है कि काम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों की हमें उन काम करने के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। और जब आप थर्ड ईयर में आते हो तो फिर आप लोग देखते हो कि अब हमें काम कैसे करना है, करेंगे कैसे एक्चुअल में। फर्स्ट ईयर में मैंने बताया आपको कि एक दिल्ली नामक एक शहर है। सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया कि इस रास्ते से आपको उस शहर में जाना पड़ेगा, और थर्ड ईयर में मैंने आपको उस शहर में भेज दिया। समझ आए हो? समझ पा रहे हो? फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्टिव होता है, हर सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक होते हैं उनका इंट्रोडक्टिव होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, आपको उनके बारे में, उनका कार्यशैली के बारे में, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे सारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं या बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में समझ। और थर्ड ईयर में क्या आता है कि अब आपको उनकी पूरी प्रोफाइल, उनकी पूरी जांच, उनके बारे में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर काम गलत तरीके से कर रहे हैं तो क्या शरीर में परिवर्तन आ जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? मेरी बात समझ आई? तो मुझे लगता है कि ये BMLT वालों को थोड़ा बहुत तो अब अनुभव हो गया होगा कि ये 3 साल तक क्या करने वाले हैं। BPT वालों को भी अनुभव हो गया होगा कि ये 4 साल तक क्या करने वाले हैं। आपका जो कोर्स होता है ये 3 सालों का होता है, और इनका जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, 4.5 years का होता है। 4 साल आपने थ्योरी और 6 month की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद आप BPT करोगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद आप लोगों को कोई डाउट है क्या, किसी को BPT या BMLT किसी से भी रिलेटेड? जी किसमें? DMLT का कोई स्पेसिफिक बताने के लिए कुछ भी नहीं है, वो डिप्लोमा है, वो डिग्री है, कोई स्पेसिफिक बताने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आप BMLT के बाद मास्टर्स कर लोगे, MMLT कर लोगे, DMLT के बाद आप मास्टर्स नहीं कर सकते, इतना सा फर्क है, कोई ज़्यादा बेसिक अंतर नहीं।
अगर आपको एक फील्ड में, किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी, किसी फील्ड में अगर एक क्या है, एक बहुत अच्छी, अगर आप लोग देखो करना चाहते हो ना, ऐसा माना जाता है कई सारी फील्ड हैं दुनिया में करने, कई सारे काम है करने के लिए, आप लोग इसी फील्ड में आए, कभी के दिन आगे के चल के ना ऐसा किसी स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि यार हमने तो ना गलत लाइन चूज कर ली, इसमें तो हमारा पता नहीं क्या भविष्य होगा, पता नहीं आगे चल के क्या करेंगे। एक किसी विद्वान ने एक बात कही है कि अगर आपको करना होता है ना तो आप किसी भी फील्ड में रहो, अगर आप उसी फील्ड में बहुत बेहतरीन करोगे ना तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जो आपका ये 3 साल का कोर्स होता है ना, 3 साल की जो आपका ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करी पूरी ईमानदारी के साथ, 3 या 4 साल का जो भी है ड्यूरेशन, अगर आपने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी और किसी चीज़ को टारगेट किया कि हम ये जॉब को अचीव करेंगे या इस पद पे जाएंगे या कोई भी, मैं बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगा या मैं बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करूंगा, इसके लिए बेसिक जो ज़रूरत होती है वो क्या होता है, आपको नॉलेज होना चाहिए उससे संबंधित। ऐसा तो है नहीं कि आप धुएं में लट चलाना शुरू कर दिए कि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। उसके लिए क्या आपको सबसे पहले अनुभव होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ऐसा होता है ना, बिना प्लान के तो आप कोई चीज़ करने के लिए जाओगे नहीं, है ना। अगर आपको उस फील्ड के बारे में अनुभव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये कई बार सुनते भी आ रहे होगे आप। जैसे आप लोग अगर आज ये बोलने लगो कि पापा मैं कुछ किसी और दूसरे काम में, मैं ना एक मोटरसाइकिल पंचर की दुकान खोलती हूँ या खोलता हूँ, जैसे लड़कों का ले ले, अब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि टायर कैसे खोलते हैं और वो काम करने चले जाओ तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, वो काम सीखना पड़ेगा ना। जब आप सीख जाओगे तब आप जाके अपना सेटअप उसमें कर सकते। ऐसे ही इस फील्ड में भी है। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस फील्ड का पूरा अनुभव होना चाहिए, उस फील्ड की सर्व जानकारी, जितनी भी उससे संबंधित जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो जानकारी है आपके पास तो आप किसी भी फील्ड में रहो, झंडे गाड़ दोगे, बेहतरीन कर सकते हो, बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हो। समझ आ रही है बात? आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि देखो कितने बड़े बड़े कई सारे और भी काम है, क्रिकेटर्स देखो कितना लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, काश हम भी वो बन जाते, क्रिकेटर्स बन जाते। ये फिजियोथेरेपी वालों को भी लगता होगा कि यार काश हम हॉकी खेल रहे होते, काश हम फुटबॉलर बन गए होते। तो आप लोग ऐसे सोचो ना कि किसी एक लैब टेक्नीशियन ने, किसी एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने सौरभ गांगुली को हायर करके रखा है कि आप मेरी पैथोलॉजी का ऐड करो। आता है ना, रेड क्लिप का ऐड करता है वो पैथोलॉजी तो उसका ऐड करो, उसको हायर करके रखा है, उसको पैसा दे रहा है कि आप मेरा काम करो, उसको हायर कर लिया। किसी ने शुरुआत तो की होगी यहीं से, इसी से की होगी ना। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, बड़ी बड़ी टीम, क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, वॉलीबॉल टीम हो गई या हॉकी टीम हो गई, उसके फिजियो ये बन जाते हैं फिजियोज। वहाँ पे उनको अगर फिजियो नहीं होंगे ना तो इनकी इतनी ज़्यादा इंजरी होती है ना प्लेयर्स की, उसको रिकवर ही नहीं करवा पाएंगे। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजियोज की वजह से होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनकी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनकी वजह से वो काम कर रहे हैं। क्रिकेट टीम के साथ काम कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट मिलके। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग कहाँ तक जा सकते हो। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आप करना चाहें तो आप कहाँ तक कर सकते हैं। नहीं तो 10-12 हज़ार में भी फिजियोथेरेपिस्ट भी लगे हुए हैं, पैथोलॉजिस्ट भी लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में लगे ही हुए हैं। तो अब डिपेंड ये है कि अब आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप कितना करना चाहते हो, कितना आगे जाना चाहते हो। करने को तो आसमान छू लो, बैठ जाओ रॉकेट में, चले जाओ आसमान में, या फिर यहीं ज़मीन पे पड़े रहो। पहुंचने को तो दूसरे ग्रह पे भी पहुंच गए हैं और यहीं पे भी हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहीं पे, कई सारे दूसरे ग्रह पे पहुंचे। ये जो है ना, ये जो ऊपर जो रखा हुआ है ऊपरी हिस्सा, ये सबके पास एक जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है इसको कौन कितना घिस रहा है। जिसने जितना ज़्यादा घिसा इसने उतना अच्छा रिजल्ट दिया। तुम लोग क्या हो, अभी खदान से निकले हुए सोने हो। सोना समझते हो ना, गोल्ड, जो खदान से सोना निकलता है ना,
खान वगैरह होती है, जो खुदाई हो रही है वहां से सोना निकला है, तुम लोग वो वाले हो, गंदे सोने हो। अब तुम्हारा यहां से जो प्रक्रिया जो शुरू होगी ना, वो तपने की होगी। क्या करते हैं, सोने को पिघलाते, खूब खूब हीट देते हैं। मिट्टी तो पिघलेगी नहीं, मिट्टी पिघलेगी क्या, उसके साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लगे होंगे वो नहीं पिघलेंगे, वो अलग हट जाएंगे, और सोना क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो हम उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब तुम लोगों के साथ अभी मिट्टी भी लगी हुई है, स्कूल से आए हो, कई सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। हम लोग आग हैं, हम लोग टेम्परेचर हैं, तुम लोगों को टेम्परेचर देंगे। कोशिश तो यही रहती है कि मिट्टी अलग हो जाए और सोना सोना अलग हो जाए। अब अगर उस तपन से तुम लोगों को दर्द हुआ, उस तपन से तुम लोगों ने बचने की कोशिश करी, तो इसमें नुकसान तुम्हारा है। हमारा तो कोई वो गाना आया था ना, इसमें तेरा घाटा, सुना है ना, हमारा कुछ नहीं जा रहा। तो आप लोग ऐसे रहो। आप लोगों ने एक बेहतरीन कोर्स को चुना है, बहुत अच्छा कोर्स है, और आप लोग आगे जाके इसमें कितना बेहतर कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ना ये मैं बताऊंगा, ना कोई मैम बताएंगी, ना कोई बाहर आपके रिलेटिव बताएंगे जिसने आपको ये सलाह दी होगी कि ये कोर्स कर लो। आज आपका चूंकि पहला दिन है, आगे चल के आपको लगातार क्लासें लेनी है, क्लासेस पढ़ोगे, आप अपनी तरफ से सर्च करोगे, आगे जाके और BMLT करोगे, MMLT करोगे, मास्टर्स करोगे, PhD करोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे। पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या, सीमा है क्या कोई पढ़ने की, नहीं है। ये पढ़ा है दुनिया, जहाँ जहाँ चाहो वहाँ पढ़ लो। और आप बस डिपेंड ये है कि आप यहाँ तक आए हो तो और आगे तक जाओ, यहीं तक ना होके रह जाओ। जैसे बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ होती हैं, कितनी सारी ऐसी आपकी स्कूल में स्कूलमेट जो रही होंगी, कितनी सारी ऐसी लड़कियां रही होंगी जो स्कूल से सीधा जिनका ट्रांसफ़र घर की ओर हो गया कि अब नहीं हो पाएगा, आगे बाहर शहर में नहीं भेज पाएंगे। तुम लोग अपने आप को इतना भाग्यशाली समझो कि ऐसे अच्छे माता पिता मिले कि उन्होंने हर अपने आप को एकदम, कितना मुश्किल होता है किसी बच्ची को, अपनी बच्ची को 18 साल 17 साल तक घर में रखा, पाला पोसा, और बाहर शहर में भेज दिया, ऐसे शहर में जहां कोई जान पहचान का नहीं है, सारे अनजान हैं, और वहां भेज दिया। उनके दिल से पूछो कि किस तरीके से अपने दिल पे पत्थर रखा होगा उन्होंने। लड़कों का तो ऐसा चल जाता है, लड़कों का कोई इशू नहीं। और कितनी ऐसी बेचारी लड़कियां होंगी जो किसी कारण बस फाइनेंशियल स्थिति ले लो, या घर वाले इतना सिक्योर फील नहीं करते तो उन्हें भेजा ही नहीं, वो बेचारी कुछ नहीं कर पाएंगी। 2-4 साल बाद बेचारों की शादी हो जाएगी, होम मेकर बन के रह जाएंगी। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम आगे चल के प्रोफेसर बन जाओ, तुम आगे चल के साइंटिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तो अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करो। कोई यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड से तो होगा नहीं कोई बच्चा कि जिसके बहुत कलेक्टर रहे हो पिताजी, जिनके माताजी SP रही हो, ऐसा कोई है क्या? जो कोई बहुत अमीर खानदान से आता हो, जो मुकेश टाटा बिरला, ऐसा कोई है क्या, अंबानी टाइप? कोई नहीं होगा। सब अपन मध्यम वर्गीय परिवारों से ही आते हैं ना, मध्यम वर्गीय परिवार से। है कोई ऐसा अमीर टाइप? नहीं होगा, हम हैं ही नहीं वैसे, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। और हमें तो कोई मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। अपन लोगों को किसी तरीके के मोटिवेशन की जरूरत होनी चाहिए क्या? अपनी तो पारिवारिक स्थिति ही अपने लिए मोटिवेशन है। अपनी जो परिवार की स्थिति है, अपन यहाँ तक काय के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकें, इसलिए आए हैं ना यहाँ पे। अपने लिए तो अपने परिवार की जो स्थिति है वही मोटिवेशन है, अपने माता पिता के जो सपने हैं वही मोटिवेशन है अपने लिए। उसी को सामने रखो, माता पिता की फोटो लगाओ बढ़िया रूम में, उन्हीं को देख के अपना आगे लक्ष्य निर्धारण करो। बस मछली की आंख पे टारगेट होना चाहिए, पूरी मछली पे टारगेट करोगे मामला बिगड़ जाएगा। सुना है ना अर्जुन का, मछली की आंख को टारगेट किया। अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें आगे क्या करना है। आप लोग मैच्योर हो चुके हो, आप लोगों की उम्र में आज से 50 साल पहले शादियां हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, माता पिता बन जाते थे इस उम्र में। लेकिन आप लोगों को ऐसा मौका मिला है कि आगे और सक्सेस हासिल करो, आगे और नॉलेज गेन करो, और बढ़िया आगे और तरक्की करो, माता पिता का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। समझ रहे हो, है ना? देखो माता पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया मेहनत करने में। कई लोगों के माता पिता किसान होंगे, फार्मर फैमिली से आए होंगे आप लोग। कई लोगों के माता पिता मजदूर होंगे, कई किसी भी तरीके के कोई उच्च पदों पर नहीं होंगे।
सब बेचारे, अब ऐसा सोचो कि कितनी धूप में वो अभी, धूप उनके लिए ना धूप कोई चीज़ है, ना गर्मी, ना ठंड, ना बरसात, कुछ मायने नहीं रखती है, सब एक जैसा है उनके लिए। लेकिन तुम्हें बढ़िया पंखे में बिठवाया है, बढ़िया ठंडक में रहोगे, कोई धूप नहीं लगनी चाहिए। आगे चल के तुम लोग एसी में काम करोगे, एकदम ठंडे कमरों में, गर्मी रही तो एसी चला लिया, ठंड रही तो हीटर चला लिया। ऐसी सुविधाएं खेतों में होती हैं क्या? नहीं होती है। तो डिपेंड करता है अब आप यहाँ से पढ़े लिखे किसान बनने के लिए जाओगे आगे चल के, या आगे अपनी फील्ड में तरक्की करोगे। समझ आई बात? समझे बेटा सब लोग? किसी को कोई कुछ पूछना है क्या? अगर कुछ लगे तो पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। पूछना है क्या? आप लोग मेडिकल प्रोफेशन में आए हो, इस प्रोफेशन की इज्जत करो और आगे खूब तरक्की करो, जितना हो सके। बिल्कुल एकदम तुम्हारे लिए पूरी दुनिया पड़ी है। अपने पास देने के लिए, खोने के लिए क्या है? समय ही तो है। समय है अपने पास खोने के लिए, और तो कुछ है नहीं। और कुछ है क्या? समय है, केवल समय दे सकते हैं हमारी चीज़ में। समय दोगे, और टाइम तो देना पड़ेगा भाई, चाहे कोई भी हो। समय दोगे तभी मामला बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो टाइम दो, बढ़िया खूब समय दो, किताबों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो, जितना ज़्यादा हो सके समय अपना किताबों के साथ निकालो। किसी भी तरह की किताब, जरूरी नहीं है कि आप अपना सिलेबस ही पढ़ो, सिलेबस में ही रट्टा मारो, नहीं। हर फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड का। नेता कैसे होते हैं? नेताओं को देखा है, उन्हें हर फील्ड का नॉलेज होता है। वो कैसे आता है नॉलेज? पढ़ते रहते हैं वो लोग, जिंदगी भर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जब नेता बन जाते हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर किताबें ढूंढना शुरू कर देते हैं कौन सी, क्योंकि भाषण में बोलना है, नॉलेज तो चाहिए हो। ऐसे तो है नहीं, आंकड़े ऐसे तो बोल नहीं देंगे, तो उसके लिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। तो वही आपके लिए है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप या तो बेस्ट बन जाओ या वर्स्ट बन जाओ, है ना। तो अब बढ़िया माता पिता के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, तो अब आगे और तरक्की करो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।